मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ। आज यशदेव शल्य समग्र की 8वीं प्रस्तुति में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं ईश्वर सिंह दोस्त आपके सामने आज अपने कुछ विचारों को साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त घटना है, मुझे लगता है हिंदी की वैचारिक दुनिया में। 26 जून को यशदेव शल्य का जन्मदिन है। इसी साल 31 जनवरी को वे हमारे बीच से विदा हुए थे। हाल में ही राजस्थान उदयपुर से निकलने वाली पत्रिका, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने यशदेव शल्य पर केंद्रित एक शानदार अंक निकाला था। मेरा एक लेख भी उसमें प्रकाशित हुआ था। आज की ये प्रस्तुति उस लेख के आधार पर ही मैं कर रहा हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक शुरू में ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं यशदेव शल्य जी के दर्शन का अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा मैं उस दर्शन को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, मैं उसकी व्यापकता और पश्चिमी और भारतीय दर्शन दोनों में गहरी संदर्भिता जो उसकी है, उससे मैं चकित लगातार हो रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात शुरू करूँगा कि यशदेव शल्य स्वतंत्र भारत के सबसे मौलिक दार्शनिकों में से एक हैं। मुझे लगता है कि शायद केसी भट्टाचार्य, एसी मुखर्जी, दया कृष्ण और कुछ ऐसे 3-4 नाम होंगे, उनके साथ में यशदेव शल्य का नाम लिया जा सकता है। लेकिन भारतीय बौद्धिक समाज मोटे तौर पर उनके अवदान से नावाकिफ जैसा ही है। अंग्रेजी में पढ़ने लिखने वाले इसलिए नहीं जानते कि यशदेव शल्य हिंदी में लिखते थे, और हिंदी में पढ़ने लिखने वाले इसलिए नहीं जानते क्योंकि यशदेव शल्य साहित्यिक आलोचना, पत्रकारिता की जगह एक गंभीर दर्शन करते थे, गंभीर दर्शन में लिखते थे। तो ये एक विडंबना है। लेकिन शल्य जी स्वीकार्यता या उपेक्षा के किसी भी समाजशास्त्र से पूरी तरह निसंग होकर अपने कर्म में रत रहे। जैसे कि उन्हें एहसास हो कि ज्ञान की समकालीन राजनीति के बीच उनकी मौलिकता का स्वीकार शायद मुश्किल होगा। ना उनको पश्चिम विचारों के नकल नवीस पचा पाएंगे और ना अतीत का खटराग अलापने वाले। और इससे भी ऊपर शल्य जी ऐसे विचित्र दार्शनिक हैं जो पीएचडी तो दूर, बीए और एमए भी नहीं थे। इस मामले में उनकी तुलना अकादमिक दायरों से बाहर रहे मगर दार्शनिक माने गए गांधी, टैगोर और अंबेडकर से भी नहीं की जा सकती, जिन्हें या तो उच्चतर औपचारिक शिक्षा हासिल हुई थी या घर पर ही समर्थ शिक्षकों ने जिन्हें पढ़ाया था। हाल के वर्षों में वैचारिक स्वराज और ज्ञान के विऔपनिवेशीकरण और भारतीय चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने की काफ़ी बातें हुई हैं और उसको लेकर विमर्श भी बने हैं। लेकिन इस विमर्श में जयपुर की जो एक दर्शन मंडली थी, जिसमें दया कृष्ण, मुकुंद लाट, राजेंद्र स्वरूप भटनागर आदि शामिल थे, और कल हमने प्रोफेसर केएल शर्मा का बहुत ही अच्छा एक व्याख्यान सुना था। तो मुझे लगता है कि जयपुर स्कूल का जो अवदान है दर्शन शास्त्र में और हिंदी की वैचारिकता को समृद्ध करने में, उसका मूल्यांकन होना बाकी है। एक शल्य जी के यानी कहना चाहिए कि जयपुर में जैसे दया कृष्ण और मुकुंद लाट को तो तब भी लोग जानते हैं, शल्य जी को ना कम जानने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि शल्य जी ने सारा अपना लेखन हिंदी में किया। और हिंदी में स्थिति यह है कि अगर बीए एमए भी अगर हम हिंदी में करना चाहते हैं तो भारतीय दर्शन तक की जो प्रमुख किताबें हैं, चाहे वो राधा कृष्णन हो, सीडी शर्मा हो या दूसरी भी किताबें हैं, वो सब अंग्रेजी से अनुदित हैं। ये हमारे जो भारतीय दर्शन की
जो औपनिवेशिक काल में जो भारतीय दर्शन के जो हमारे विश्वविद्यालय, जो हमारे दर्शन विभाग बने, उनसे जुड़ी हुई एक विडंबना भी है कि सारा का सारा जो भारतीय दर्शन हो, चाहे पश्चिमी दर्शन हो, ये अंग्रेजी में होना शुरू हुआ। पहले शास्त्रीय जो हमारा भारतीय विचार परंपरा है वो संस्कृत या पाली में होती थी और फिर अंग्रेजी में होने लगी। यानी एक दोहरा अनुवाद जो है कि संस्कृत और पाली से अंग्रेजी और अंग्रेजी से फिर सामग्री हिंदी में आती थी। शल्य जी ने पहली बार इस स्थिति को तोड़ा और शायद उन्होंने सबसे पहले, न सिर्फ सबसे पहले हिंदी में मौलिक दर्शन शुरू किया, दर्शन की एक पत्रिका शुरू की और अखिल भारतीय दर्शन परिषद उन्होंने बनाई। लेकिन ये हमारी एक स्थिति, उत्तर औपनिवेशिक स्थिति कहा जा सकता है, एक विडंबना कहा जा सकता है कि आज मौलिक दार्शनिकों की अंग्रेजी में जो भी सूची बनती है उसमें शल्य जी का नाम नहीं होता, जबकि उनका दार्शनिक योगदान TRB मूर्ति, GR मलकानी, AC मुखर्जी, PT राजू, कालिदास भट्टाचार्य और भी तमाम नाम लिए जा सकते हैं, उनसे कहीं कम नहीं आंका जा सकता। और उनका अंग्रेजी में अनुवाद ना होने से वो तमाम जो अभी जैसे द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उसमें काफ़ी लोगों का जिक्र है फुट ऑफ रेफरेंस में, लेकिन यशदेव शल्य का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। तो कभी कभी लगता है कि जब शल्य जी का कहीं अंग्रेजी में अनुवाद होगा तो जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो भी शायद उनको उनका महत्व स्वीकार करेगा। लेकिन इस विडंबना का दूसरा पहलू, अंग्रेजी उतना बड़ा पहलू नहीं है, हिंदी की सीमित दुनिया, हिंदी की वैचारिक दुनिया की सीमितता, यानी कह सकते हैं कि हिंदी में एक वैचारिक उन्मेष का शायद इंतज़ार है। और हिंदी की जो दुनिया में दर्शन की जो स्थिति है, दर्शन लोग पढ़ते हैं, अगर उसमें हम ये परलोक कैसे सुधारें और चिंता छोड़ें वर्तमान में रहें, जैसे बाबावादी या आप एक प्रबंधकीय लोकप्रिय जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जो सेल्फ हेल्प बुक के नाम पे मिलता है, हिंदी में खूब अनुदित होता है और हिंदी में भी अब लिखा जाने लगा है, उसको अगर हम छोड़ दें तो दर्शन लोग दो और कारणों से पढ़ते हैं। एक तो साहित्यिक आलोचना के लिए वो दर्शन पढ़ते हैं, यानी साहित्य के लोग पढ़ते हैं, और दूसरा जो एक्टिविज़म करना चाहते हैं, एक्टिविज़म करते हैं, वो अपने समकालीन सवालों के लिए कभी कभी दर्शन के पास में जाते हैं। लेकिन वो दर्शन की गहराई मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में अगर हम मार्क्सवाद और नारीवाद का भी अगर हम नाम लें तो कोई मौलिक विद्वान हम कह सकें कि ये इन क्षेत्र का मौलिक विद्वान है, क्योंकि हिंदी में जब कांट और हेगेल का मौलिक विद्वान पैदा हो जाएगा तब शायद संभावना बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांट पे तो कम से कम हिंदी में ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन ये जो एक विडंबना है, दर्शन की जो एक विडंबना है, और हमारा जो दर्शन का प्राध्यापकीय जगत जो कर सकता है, वहाँ भी एक सेमिनारों में जो एक आनुष्ठानिकता जो है और API स्कोर जैसी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मंद पड़ रही हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब एक विचार की, हिंदी में एक विचार की संस्कृति बनेगी और एक साझी संस्कृति बनेगी, खुली हुई बहुलता की संस्कृति बनेगी, जब उसमें वाद विवाद होंगे, शास्त्रार्थ होंगे, एक दूसरे से सहमति असहमति होगी, उसकी भी एक संस्कृति बनेगी, सहमति और असहमति की भी एक तहजीब बनेगी, तब जाकर शायद हम कह सकते हैं कि यशदेव शल्य के दर्शन पर या इसी तरह के और भी जो मौलिक दार्शनिक हैं उनके ऊपर शायद ज़्यादा बात होगी। अब मैं सीधे साथियों इस प्रारंभिक भूमिका के बाद में अपने विषय पे आता हूँ। विषय है भारतीय आधुनिकता के आत्मगवेषक यशदेव शल्य। तो हमारे एक साथी ने कहा कि भारतीय आधुनिकता ये क्या बला है, आप थोड़ा इसको भी समझाएं। और एक मित्र ने यह भी कहा कि आपके ज़्यादातर मित्र जो हैं वो तो भारतीय आधुनिकता की बात को मानेंगे ही नहीं। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूं कि ये आधुनिकता
और ये भारतीय आधुनिकता क्या चीज़ है। निश्चित रूप से जिसको आज हम आधुनिकता कहते हैं उसका जन्म आधुनिक पूंजीवाद और उद्योगों, जिसको हम औद्योगिक उत्पादन पद्धति कह सकते हैं, उसके साथ में पश्चिम में हुआ। लेकिन पश्चिमी आधुनिकता सार्वभौम आधुनिकता नहीं है। निश्चित रूप से आधुनिकता का जन्म में पूंजीवाद और जो राष्ट्र राज्य की जो एक राजनीतिक संरचना बनी और जिसको बाद में सारी दुनिया ने माना, और जिसको आप दूसरे कह सकते हैं व्यक्ति की महत्ता, यानी व्यक्ति की महत्ता यहाँ पर अर्थशास्त्र में भी, यानी जो अपने हित को पहचानने वाला, अपने हित को आगे बढ़ाने वाला, दूसरे से के साथ प्रतियोगिता में उतरने वाला व्यक्ति, और साथ में संस्कृति में भी व्यक्ति की महत्व, और जो समुदायों से जो विच्छिन्न जो व्यक्ति हुआ है उसकी महत्ता, यहाँ पर आधुनिकता का जन्म होता है आज से करीब 400-500 साल पहले। लेकिन भारत में और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये आधुनिकता औपनिवेशिकता के साथ में, या जिसको हम भारत में कह सकते हैं अंग्रेजी राज के साथ में ये पहुंचती है, और इस तरीके से हम आधुनिकता के लाभार्थी और पीड़ित विक्टिम दोनों एक साथ हुए। लेकिन भारतीय आधुनिकता का मतलब क्या है? तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आधुनिकता जो है, ये बात मुकुंद लाट जी ने और एस.डी.एफ. शैलेंद्र जी ने भी इस बारे में तर्क दिया है कि हर परंपरा जो है वो परंपरा और रूढ़ी में अंतर होता है। हर परंपरा अपने को नवीन करती है, और अगर देखेंगे तो भक्ति, सूफी काल और भी दूसरे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ हमारी परंपरा ने भी अपने नवोन्मेष करने की कोशिश की। लेकिन ये जो स्थिति थी औपनिवेशिक आधुनिकता, और औपनिवेशिकता के साथ में हमारे ज्ञान और हमारे हर तरीके के चीज़ों पर जो है उसको हीन बताकर एक विकल्प था कि हम ही जो हैं वो उत्पीड़क हैं और हम ही मुक्तिदाता हैं, हमारे ज्ञान में ही तुम्हारी मुक्ति है। यानी जो दोहरी जो एक चुनौती थी, उस दोहरी चुनौती का जो सामना करने के लिए जो आधुनिकता पैदा हुई, उससे मैं मोटे तौर पर भारतीय आधुनिकता कह रहा हूँ। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी संदर्भ मुक्त, या कोई कहें कि कोई सार्वभौम आधुनिकता है दुनिया में, कहीं भी संदर्भ मुक्त आधुनिकता नहीं है। और वो संदर्भ जो है उन देशों के, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो अमेरिका के देश हों, वहाँ के विशिष्ट संदर्भों में, वहाँ की सांस्कृतिक संदर्भों में ये आधुनिकता जो है, और यूरोप की जो आधुनिकता है, यूरोप की आधुनिकता एक अलग है, और दूसरे जो देशों की आधुनिकता है वो एक प्रकार से पश्चिमी आधुनिकता से संघर्ष करने के परिणाम स्वरूप पैदा हुई आधुनिकता भी है। ये बात जो है, इस बात को ज़रूर हमें, और यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आधुनिकता कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसका जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक मॉडल बहुत चलता है कि एक वस्तु को उठाया और यहाँ पे ले आया। टेक्नोलॉजी में डीकॉन्टेक्चुअलाइज होने की, संदर्भ मुक्त होने की बड़ी क्षमता होती है, वो नए संदर्भ में ढल जाती है। लेकिन आधुनिकता जब एक विचार है, एक मूल्यों का ढांचा है, ये कहीं भी उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हर संस्कृति की अपनी पूर्व मान्यताएं होती हैं, और यहाँ पर जैसे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा में काम करते हैं जो लोग, मुझे ऐसे बहुत सारे साथी अभी दिख रहे हैं जिन कमेंट के ज़रिए, तो हमारी शिक्षा में एक रूढ़ी बनी हुई है कि वो मानते हैं कि जो है बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज़ है, जो लॉक की थ्योरी है जो है टेबुला रसा वाली। लेकिन कोई संस्कृति टेबुला रसा नहीं होती, कोई भी सभ्यता टेबुला रसा नहीं होती। उसके अपने उन्नयन होते हैं, अपने अंतर विरोध होते हैं, अपनी समृद्धियाँ होती हैं, और उन सारी चीज़ों को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, सवाल सिर्फ यही है कि क्या आधुनिकता को हम पश्चिम से ही नत्थी कर दें?
पश्चिम का आधुनिक क्या वहाँ की परंपरा से अद्भुत नहीं हुआ है? पश्चिम ने अपने अपने आप को ग्रीक की परंपरा से जोड़ा, और ग्रीक का जो अनुवाद, ग्रीक में तो जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं वो अरब के अनुवाद से ही वहाँ तक गए थे, लेकिन उन्होंने जोर दे के अपने को पश्चिमी जो है परंपरा की हिफाजत करते हुए पश्चिमी परंपरा से जोड़ा। और वो ये नहीं मानते कि पश्चिमी आधुनिकता में कोई भारतीय या चीनी या अरब परंपरा का भी योगदान है, यानी पश्चिम स्वयं ही कहता है कि जो उसकी आधुनिकता है वो पूरी पश्चिमी है। लेकिन हम लोग जो है वो कई बार हमारे यहाँ के जो इंटरलोक्यूटर्स जो हैं या वो कहना चाहते हैं कि भाई उनकी आधुनिकता तो पश्चिमी है, वो तो कह रहे हैं कि पश्चिमी है, लेकिन हम लोग मान लें कि वो सार्वभौम है। और हमको जो है, हम एक प्रकार से इतिहास की एक प्रतीक्षालय में, जो एक मणिनाथ ठाकुर ने ये, उनसे मैंने सबसे पहली बार ये रूपक सुना था कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो 40-50 साल पहले घटित हो गया है, फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं कि अब हमारे यहाँ वो रेल आएगी, और कभी वो 40-50 साल बाद आती है, कभी 100 साल बाद आती है, कभी लगता है हमको आई ही नहीं है। तो ये जो पश्चिमी अंधानुकरण से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमको पश्चिमी आधुनिकता और भारतीय आधुनिकता में अंतर करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पश्चिम, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पश्चिम आधुनिकता का संदर्भ तो बनता है, लेकिन अनुकरण के अर्थ में नहीं बनता। वो संदर्भ बनता है, वो एक एनकाउंटर के रूप में, मुठभेड़ के रूप में, एक लर्निंग के रूप में, सीखने के रूप में, जिसमें कि हम तय करेंगे कि हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, और क्या सही है और क्या सही नहीं है। और दूसरी बात है कि उसको हम सक्रिय रूप से हम अनुकरण ना करने की जगह अपने यहाँ पर हमारे मूल्यबोध से जोड़ते हुए उस चीज़ की यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये एक भारतीय आधुनिकता की बात है। और दूसरी एक बात और भी है कि भारत में, जैसे पश्चिम में प्राक आधुनिक जो था, यानी प्री मॉडर्न था, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और अमेरिका में जो प्री मॉडर्न कभी ख़त्म नहीं हो सकता था, वहाँ जाकर बलपूर्वक ख़त्म कर दिया गया। लेकिन भारत में प्री मॉडर्न और मॉडर्न जो हैं, आधुनिक और प्राक आधुनिक हैं, ये इनमें सीक्वेंस का संबंध नहीं है। ये ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा आएगा, ये नहीं है। ये सह अस्तित्व में है। भारत में या और भी बहुत सारे जो देश ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी समाज, ठीक है कि वो एक प्रकार से जो हमारी आंतरिक उपनिवेशिक दृष्टि भी जो एक बनी है उससे वो पीड़ित है, लेकिन इसके बावजूद वो सह अस्तित्व में है। तो प्राक और आधुनिक और प्राक आधुनिक का जो संबंध है, ये हमारी भारतीय आधुनिकता को एक अलग ही एक डायमेंशन प्रदान करता है। और कल संयोग से परसों आलोक जी कह रहे थे कि गांधी जी तोलस्टॉय से प्रभावित हुए, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि तोलस्टॉय का जो प्रेम था वो रूस में फलीभूत क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों हुआ, गांधी जी में क्यों फलीभूत हुआ? तो इसका दो उत्तर है। एक उत्तर तो ये है कि गांधी ने प्रभाव जो है वो जगह जगह से, और यशदेव शल्य भी ये कहते हैं कि आप परिवेश से, समकालीनता से प्रभाव ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको सक्रिय रूप से प्रभाव ग्रहण करते हैं। ये मैं संयोग से ये मैं आपको उनका कोटेशन भी मेरे पास में रखा हुआ है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ सॉरी जो है, लेकिन मुझे लगा कि ये शल्य जी ने अपने एक लेख में लिखते हैं कि चेतना की सृजनात्मकता अपनी अभिव्यक्ति के लिए रूप, आकार और उपादान अपने परिवेश से ही प्राप्त करती है और ये उसे प्रभावित करते ही हैं, किंतु इस प्रभाव को वह निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करती और अधिकांश में तो वह उसे निषेधात्मक रूप से भी ग्रहण करती है। और वहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि तोलस्टॉय
जो का जो है वो वहाँ पे चरितार्थ नहीं हो पाया, इसका कारण ये भी था कि रूस में या यूरोप में जो प्राक आधुनिक था वो वैचारिक रूप से हार चुका था। लेकिन भारत में प्राक आधुनिक जो है वो औद्योगिकरण इतना ज़्यादा नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। और अब तो आज जो औद्योगिकरण हैं वो नव उदारवादी औद्योगिकरण हैं, जिसके बारे में अगर किसी को अपना अभिमत बनाना है तो वो फिर एक अलग बात है। लेकिन भारत में जो है प्राक आधुनिक मौजूद था और गांधी जो है आधुनिक और प्राक आधुनिक के बीच में जो एक संवाद करते हैं और अपनी परंपरा के सक्रिय कर उसका वो जवाब देते हैं। और गांधी वहाँ मैं इस बात को छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गांधी यशदेव शल्य की गांधी दृष्टि पे मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आऊँगा। तो देखिए, या तो हमारे सामने आधुनिकता का सवाल होता है तो हम 3 तरह के विकल्पों में फंस जाते हैं। या तो हम अतीत की गठरियों को खोलने लगते हैं, वर्तमान को नहीं देखते हैं, या हम एक प्रकार के एक प्रतियोगी संप्रदायवाद में चले जाते हैं जो स्वयं जो है एक प्रकार से जिसको आशीष नंदी जिसको कहते हैं कि वो जो फॉर्म है वो आधुनिकता का फॉर्म है, और जो नेशन स्टेट के फॉर्म के आने के बाद वो प्रतियोगी संप्रदायवाद शुरू होता है। या फिर हम हड़बड़ी में ये मानते हैं कि पश्चिमी आधुनिकता जो है उसका लोगों को टीका लगा देना चाहिए या किसी तरह कोई कार्यशालाएं करके किसी तरह समझ जाएं लोग, लेकिन ये होता नहीं है। तो ये मेरा भारतीय आधुनिकता से मतलब था। जी, मनोहर भाई ने कहा है वेस्ट एशिया नॉट मिडिल ईस्ट। जी, अब मैं सवाल में आता हूँ कि दर्शन का जो सांस्कृतिक धरातल है उस सवाल पे मैं आता हूँ जहाँ पे यशदेव शल्य की जो भारतीय आधुनिकता की जो खोज है वहाँ पे वो खड़ी है। अक्सर हम देखते हैं कि पश्चिमी सिद्धांत से, ये मैं आदित्य निगम जी के एक लेख से ये बात ले रहा हूँ कि वो कहते हैं कि पश्चिमी सिद्धांतों से हमारा संबंध उधारी और मातहती या परायेपन का रहा है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे पहले मान लिया गया कि वर्ग जैसे यूरोप में लागू होता है वैसे ही भारत में लागू होता है, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जाति है और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे सामंतवाद और जो है उस तरीके से नहीं था, यहाँ पर एक एशियाई उत्पादन पद्धति थी। उसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाते हुए मैं शल्य जी के विचार पे आता हूँ। शल्य जी मानते थे कि साहित्य और दर्शन किसी संस्कृति के भाव और विचार पक्ष की अभिव्यक्ति होता है। दर्शन किसी संस्कृति की आत्मचेतना होता है। साहित्य और दर्शन अपने संबोधन में सार्वजनीन होते हुए भी भाषा और संस्कृति से निरपेक्ष नहीं होते। इसलिए किसी संस्कृति को गहराई से समझने का अर्थ उसके दर्शन को भी समझना है। कोई फ्रांसीसी, जर्मन या अंग्रेज संस्कृति को गहराई से समझना चाहे तो उसके दर्शन की उपेक्षा नहीं कर सकता। और शल्य जी का एक कोटेशन भी है कि दर्शन को सार्वभौम कहने के पीछे एक अनालोचित पूर्व मान्यता है कि दर्शन शुद्ध रूप से युक्ति वितर्क है, उसका अनुभव से कोई संबंध नहीं है, किंतु दर्शन का इससे अधिक अवमूल्यन और किसी बात से नहीं हो सकता। वास्तव में दर्शन विषयक इस धारणा का आयात भी समकालीन इंग्लैंड अमेरिका से ही हुआ है। इसके बावजूद कि उन देशों का वर्तमान दर्शन उनकी परंपरा और वर्तमान मूल्यों को ही व्यक्त कर रहा है। और वो साफ कहते हैं, शल्य जी ने विज्ञान दर्शन पे भी, बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य हो सकता है कि विज्ञान दर्शन पे भी उन्होंने लिखा है, समाज विज्ञान के दर्शन पे भी उन्होंने लिखा है। और वो कहते हैं कि प्रकृति विज्ञान सार्वदेशिक होते हैं लेकिन सार्वकालिक नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञान का सत्य समय की प्रगति के साथ असत्यापित होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन देशांतर का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। वहीं साहित्य और दर्शन सार्वदेशिक और सार्वकालिक दोनों होते हैं, क्योंकि काल और देश में अंतर इन्हें असत्यापित नहीं करता। दर्शन इस मामले में तो सार्वभौम होता है कि इसका विचार सबको संबोधित करता है, मगर वह स्वयं भाषाई और सांस्कृतिक धरातल पे खड़ा होता है। और साहित्य और कला के मामले में हमें बहुत जल्दी समझ में आता है कि जो ये जितनी स्थानीय होंगी उतनी ही ज़्यादा सार्वभौमिक होंगी। लेकिन दर्शन के मामले में हम ये नहीं देख पाते कि
सार्थकता, मूल्य और परमार्थ के बारे में जो विचार करता है दर्शन, वो सांस्कृतिक अनुभव में गहरे प्रतिष्ठित होता है। तो शल्य जी जो द्वारा बताई गई ये जो 2 कोटियां हैं, इससे हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है वो उसकी संदर्भ युक्त सार्वदेशिकता है और प्रकृति विज्ञान की सार्वदेशिकता संदर्भ मुक्त होती है, और इनको हमें उलझाना नहीं चाहिए। लेकिन दर्शन धाराओं के बीच संवाद और आदान प्रदान, स्वयं शल्य जी का दर्शन जो है इस बात का उदाहरण है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक 4-5 किताबें जो लिखी, जो पश्चिमी विश्लेषणात्मक दर्शन है और अनुभववादी दर्शन है, उसकी समीक्षा और आलोचना करते हुए लिखी, और वहाँ से और उनकी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत ही हेनरी बर्गशाह की किताब क्रिएटिव इवोल्यूशन पढ़ के हुई, और वो बाद में भी लगातार इस बात को लेकर खुले रहे, और कांट को उन्होंने काफ़ी गहराई से पढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद के अस्तित्ववादी दार्शनिकों को भी पढ़ा। और शल्य जी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि दर्शन जब सांस्कृतिक संदर्भ और उसमें जीती जनता से कटा नहीं होता है, तो किसी समाज के दर्शन में आई तब्दीली उसकी संस्कृति में हुए परिवर्तन को भी व्यक्त करती है। जैसे कि पश्चिम में डेकार्ट थे, कांट थे, जो तत्कालीन पाश्चात्य संस्कृति को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको एक दिशा भी दे रहे थे। मगर भारत में वो कहते हैं, शल्य जी कहते हैं कि भारत में हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा दर्शन जो है वो संक्रमण का नायक नहीं है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में गहरे बैठा हुआ नहीं है। और शल्य जी फिर ये भी कहते हैं कि कई बार तो अब ये होता है कि भारतीय दर्शन पे भी चर्चा की प्रेरणा पश्चिम के संदर्भ से मिलती है। जैसे कि हेगेल और ब्रैडले के बोलबाले के समय शंकर को और सिंबॉलिक लॉजिक के समय गंगेश व नव न्याय को महत्व मिला। एम्पिरिसिज्म ने बौद्ध दर्शन के स्वलक्षण प्रत्यक्ष व प्रतीतीय समुत्पाद में दिलचस्पी बढ़ाई। इसी तर्ज पे हम लोग याद कर सकते हैं कि जब उत्तर आधुनिकता का काफ़ी आज से करीब 15-20-25 साल पहले उत्तर आधुनिकता का काफ़ी शोर एक शुरू हुआ था, तो उस समय डेरिडा और सास्यूर की चर्चा के बीच में पाणिनि और भर्तृहरि की प्रतिष्ठा अचानक बढ़ गई थी, जबकि वो तो भारत में हजारों साल से मौजूद हैं और उसके बाद भी मौजूद हैं, और तुलनात्मक शोध पत्रों की और लेखों की बाढ़ आ गई थी। तो ये हमारा जो अनुकरणात्मक चित्त है उसकी तरफ ये इशारा करता है, और जिसका मैंने इशारा भी किया कि भारतीय जो समकालीन जो हमारी भारतीय आधुनिक दर्शन है, वो आधुनिक दर्शन न सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा शक्ति जो है वो तुलना में ये जाहिर करने में कि हेगेल हैं तो हेगेल से कभी शंकर की तुलना हो रही है, कभी ब्रैडले से शंकर की तुलना हो रही है, इन सारी चीज़ों में हमारा समय गया। लेकिन शल्य फिर एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि एक दूसरा वर्ग है भारतीय दर्शन को लिखने वाला, वो वर्ग प्रभावहीन और जीवन विहीन है। उसका भी कृतित्व केवल दोहराने में है, वो सिर्फ भारतीय दर्शन को दोहराता रहता है कि फलानी दर्शन में ढिकानी कोटि का क्या मतलब क्या है, दूसरी अवधारणा का मतलब क्या है। तो शल्य जी कहते हैं कि हमारा वर्तमान दार्शनिक लेखन या तो अतीतोन्मुखी है या पश्चिमोन्मुखी है। और फिर एक विडंबना की तरफ इशारा करते हैं कि ये विडंबना इतनी ज़्यादा है कि अगर हम किसी विचार के साथ भारतीय विशेषण लगाते हैं तो उसका मतलब प्राचीन भारतीय विचार होता है, और आधुनिक विशेषण अगर हम लगाते हैं तो आधुनिक में आप सुकरात से लेके प्लेटो, एरिस्टोटल, सबको आप आधुनिक में शामिल कर सकते हो, कोई कभी सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन शल्य और मुकुंद लाट की आधुनिकता को स्वीकार करने में हो सकता है लोगों को दिक्कत हो। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या हमने अपनी विचारशीलता को अपनी समकालीनता से ही विस्थापित कर दिया है और हम स्वयं माने बैठे हैं कि हम समकालीन नहीं हैं। मैं इसमें एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि मुकुंद लाट ने पूछा था कि भाई क्या कुमार गंधर्व ने भी परंपरा में नए प्रयोग किए हैं, तो क्या हम उनको आधुनिक कहेंगे? अगर गोंड पेंटिंग को क्या आधुनिक कहेंगे? तो हम देखते हैं कि कुमार गंधर्व तो प्राचीन हो जाते हैं, लेकिन कल को कोई एक लड़का जाके रॉक एंड रोल्स करता है तो वो आधुनिक हो जाता है। यानी पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का भी जो अलग अलग अर्थ हो सकता है, वो अर्थ भी हमने धुंधला कर दिया है।
और इसीलिए यशदेव शल्य की जो आधुनिकता है या उनका जो एक आधुनिक दर्शन है और जो उन्होंने अपनी जो परंपरा में नवोन्मेष से सृजित किया है, उसको स्वीकारने में हमें दिक्कत होती है। और शल्य जी एक में बस एक उदाहरण से कि जो शल्य जी कहते हैं कि अतीतोन्मुखी मुख या पश्चिमोन्मुख की जो ये फाँक है, इससे परे जाके भी देखा जा सकता है। इसकी बानगी वो मानते हैं कि महात्मा गांधी हैं, और वो कहते हैं कि विचार के लिए भारत के अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखते थे गांधी। भारत का अतीत दादी की लोरियों और सब परिजनों और महाजनों से मिले संस्कारों के रूप में उनकी सहज मनोभूमि था, किंतु वर्तमान को देखने के लिए उनके पास अपनी आँख थी जो इन संस्कारों और पश्चिम से पाई शिक्षा के परे जाकर देख सकती थी। और गांधी को लेकर शल्य जी ये भी कहते हैं कि वह स्वयं उनकी सृजनात्मक, और ये जो शल्य जी कह रहे हैं ये बात शल्य जी की सृजनात्मकता को भी लेकर कही जा सकती है। वो गांधी के बारे में कहते हैं कि हमारे मूल्यात्मक संस्कार हमारा बहुत अंतरंग परिवेश रखते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति उपलब्ध प्रतीक व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था के निर्धारणों का अतिक्रमण करते हैं। यही व्यक्ति सृजनात्मक कहे जा सकते हैं। मूल्यात्मक सृजनात्मकता के प्रखरतम उदाहरण बुद्ध, कबीर और गांधी कहे जा सकते हैं। कबीर में तो भाषागत सृजनात्मकता का भी अद्वितीय प्रकर्ष मिलता है। और ये अलग से मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप शल्य जी का दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विभूतियाँ आती हैं, जिनसे शल्य जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वो हैं बुद्ध, कबीर और गांधी। इनका उदाहरण शल्य जी के यहाँ बार बार आता है। तो अब मैं इस बात को करते हुए, और गांधी से मुझे थोड़ा सा एक ख्याल आया जो कि मुझे एक कोटेशन मिला और मैं उसका लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। आलोक जी ने परसों एक सवाल उठाया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में शल्य जी के जो विचार हैं उनको लेके प्रश्न किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो शल्य जी को पढ़ेंगे, उनका एक मैं कोटेशन जो है आपको पढ़ के मैं बता रहा हूँ। ये किताब है चित्त की आत्मगवेषणा। इसमें पृष्ठ 161 में शल्य जी कह रहे हैं, हमारी दार्शनिक धार्मिक दृष्टि प्राय वेदांतिक अद्वैतवाद और संसार से परे परमार्थ परक रही है, किंतु हमने व्यवहार में सामाजिक विभेदों और स्तरों को जैसा पारमार्थिक और इस प्रकार अलंघ्य माना, वैसा भेद दृष्टि रखने वाले भी किसी समाज में नहीं मिलेगा। 8 कनौजिए, 9 चूल्हे, छुआछूत और जाति बिरादरी की दीवारें हमारे सामाजिक व्यवहार के ही नहीं, हमारी नैतिक चेतना के भी निर्धारक रहे हैं। अद्वैत ब्रह्म को एकमात्र सत्य प्रतिपादित करने वाले हमारे भगवान शंकराचार्य तक वर्ण भेद को अलंघ्य मानते थे। वेद पढ़ने का कौन अधिकारी है, कौन नहीं, इस पर विचार करते हुए वे जगत के नामाभिधेय मात्र होने की बात भूल जाते थे। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में उन्होंने गीता की भी आलोचना की है इस टेक्स्ट जो उनका एक लेख है। तो शल्य जी जो है निश्चित रूप से भारतीय आधुनिकता के एक आत्म गवेषक कहे जा सकते हैं, लेकिन भारतीय आधुनिकता के आत्म गवेषक वो किस मायने में हैं, इसका जो मूल तर्क है, इसकी तरफ जो है मैं अब आऊँगा। और मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ आदरणीय अंबिका दत्त शर्मा जी को कि उन्होंने अपने संबोधन में जो मैंने मधुमती में लेख लिखा था उसका संदर्भ लेकर इसकी एक बहुत ही अच्छी विवेचना इस बात की थी कि शल्य जी को भारतीय आधुनिकता का आत्म अन्वेषक क्यों कहा जा सकता है। तो देखिए, शल्य जी को भारतीय आधुनिकता का आत्म गवेषक कहने के पीछे सबसे बड़ी जो धारणा है वो शल्य जी की जो तत्व मीमांसा है, यानी एक मौलिक तत्व मीमांसा है, और जिसको मुझे लगता है कि मनुष्य की आत्म समीक्षा का दर्शन भी कहा जा सकता है।
शल्य जी में आत्म चेतना, आत्म अन्वेषण, आत्म सृजन और आत्म समीक्षा ये पद काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और वो इनके जरिए मनुष्य की सृजनशीलता जो कि संस्कृति, विज्ञान, कला, साहित्य, अध्यात्म आदि के जरिए व्यक्त होती है, उसकी व्याख्या करते हैं, व्यक्ति के स्तर पर भी और अंतर्व्यक्तिक इंटरसब्जेक्टिव लेवल पे भी और सांस्कृतिक स्तर पे भी। लेकिन इसके पहले मैं एक थोड़ी सी जो नज़र है, बहुत हल्की सी, जो पश्चिमी आधुनिकता के आत्म के सिद्धांत हैं या स्व के सिद्धांत हैं, उस पर मैं डालना चाहूँगा। और उसके पहले शल्य जी की पदावली में आने के पहले मैं थोड़ा सा एक और निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग सब्जेक्टिविटी के लिए आत्मपरकता और ऑब्जेक्टिविटी के लिए वस्तुपरकता ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सब्जेक्टिव के लिए भी आत्मपरक और ऑब्जेक्टिव के लिए वस्तुपरक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। शल्य जी जो हैं ऑब्जेक्ट के लिए विषय और सब्जेक्ट के लिए विषयी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये अनुदित शब्द हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में, वेदांत की परंपरा और भी जो दूसरी परंपराएं हैं, उनमें ये सैकड़ों सालों से ये पद जो है हमारे भारतीय चिंतक और दार्शनिक इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन हम जो हैं विषय और विषयी, इन शब्दों को हमने जो है एक दूसरा अनुदित अर्थ जो है वो उनके ऊपर रूढ़ कर दिया। और फिर हमको लगता है कि विषय और विषयी जो है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है अंग्रेजी में उसके दो अर्थ होते हैं, और इसको लेके कई सिद्धांत भी, सामाजिक सिद्धांत भी वहाँ पर आए हैं। सब्जेक्ट का एक अर्थ विषयी होता है और दूसरा अर्थ विषय भी होता है, जिसको हम लोग किस सब्जेक्ट में फेल हुआ और पास हुआ, उस अर्थ में हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो शल्य जी के आत्म के स्वरूप पर और आत्म के सिद्धांत पे आने के पहले मैं हल्की सी नज़र जो है पश्चिमी सिद्धांतों पे। हम जानते हैं कि जो पश्चिमी जो आधुनिकता है, जो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के दौरान में जो बढ़ी, उसका जो दार्शनिक आधार है उसको हम उदारवादी मानववाद कह सकते हैं। और जिसमें सबसे पहले जो दार्शनिक थे जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा पश्चिमी आधुनिकता पर, वो दार्शनिक देकार्त हैं। और वो जिनका बहुत फेमस है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी देकार्त का जो संदेह मुक्त आत्मविश्वस्त आत्म था, जो कि मन और देह के द्वैत पर आधारित था। और मन जो है वो एक प्रकार से देह को भी एक प्रकार से जड़ मान लिया, प्रकृति भी एक प्रकार से जड़ हो गई, और मन का जो शासन है जो कि स्वयंभू था और जो कि आप अहंकार मूलक भी कह सकते हैं, वहाँ से एक स्वायत्त व्यक्ति जो है वो पैदा होता है। और स्वायत्त व्यक्ति, तार्किक और स्वायत्त व्यक्ति, और जो अपनी तार्किकता से प्रकृति को भी अपने अधीन करता है। और अगर हम पश्चिमी आधुनिकता का इतिहास के साथ में पूंजीवाद का और उपनिवेशवाद का इतिहास देखें तो ये बात जो है हमको बहुत अच्छे से देकार्त का जो दर्शन है वो समझ में आता है। कांट में भी अनुभविक व अनुभवातीत आत्म का द्विविभाजन जो है वो जारी रहता है, और विषय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो द्वैत है वो जारी रहता है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आगे बढ़ती है, मेरे ख्याल से उसके लिए हम तीन जो हैं, मार्क्स, फ्रायड और नीत्शे, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो एक ऑटोनोमस व्यक्ति है वो इस पे सवाल अलग अलग तरीके से उठा देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि वो सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, फ्रायड कहते हैं कि वो अवचेतन से प्रभावित होता है, वो सिर्फ शुद्ध नियामक नहीं है, आत्म नियामक और सुसंगत नहीं है, कोहेरेंट नहीं है पूरी तरीके से। नीत्शे कहते हैं कि उसमें विल टू पावर जो है, विल टू पावर से वो उसकी जो तार्किकता है उसको प्रश्नांकित कर देते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे अगर हम जब हम 20वीं सदी तक आते हैं तो 20वीं सदी के आने तक ये जो आत्म नियामक और सुसंगत स्व की जो धारणा है, और इसको खास तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और हिटलर के उदय के बाद, और यूरोप में जो हिटलर और मुसोलिनी जो आए उसके बाद में ये जो
कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, ये कमज़ोर पड़ने लगता है। और वहाँ फिर हम देखते हैं कि कांट में ही सब्जेक्टिविटी की धारणा मौजूद है, लेकिन उसके बाद में सब्जेक्टिविटी की धारणा यूरोप में, चाहे वो फूको हों, जूलिया क्रिस्तेवा हों, जूडिथ बटलर हों, यानी आज भी जो लोग काम कर रहे हैं और भी, तो वो सब्जेक्टिविटी की धारणा पर आ जाते हैं और सेल्फ की अवधारणा को वो छोड़ देते हैं। और ये मान लिया जाता है कि जो सब्जेक्टिविटी है, यानी जो विषयिता है, और जो सब्जेक्ट है, विषयी है, जो विषय विकेंद्रित है और बिखरा हुआ है। और फिर उसके बाद में उत्तर आधुनिक जो दर्शन है और उत्तर संरचनावाद है, दोनों दर्शन जो हैं वो ये मानते हैं कि जो सब्जेक्ट है, यानी जो व्यक्ति है, विषयी है, ये इसको राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श इसको गठित करते हैं, और ये विमर्श बदलते रहते हैं। इन विमर्शों की आपस में संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, और इनसे जो है ये विषयी जो है, पहले जिसको आत्म कह रहे थे अब वो विषयी कह रहे हैं, ये गठित होता है। और ये उन विमर्शों का और फिर उसको ये भी बाद में आ जाता है कि ये कैसे छवियों से भी बनता है। और ख़ास तौर पे जो सूचना समाज की जो थ्योरी आई, मैनुअल कैसल वगैरह, और बाद का जो समाजशास्त्र जो आता है, बाद का समाजशास्त्र ये कहता है कि इसको छवियों के द्वारा भी बनाया जाता है, इसको डिस्कोर्स के यानी विमर्श के जरिए बनाया जाता है, ये भाषा के जरिए भी गठित होता है। तो अंततः जो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आत्म नियामक और सुसंगत जो आत्म था, जो विषयी था, वो अब एक बिखरा हुआ और एक जो सिर्फ कहना चाहिए कि वो गढ़ंत है या एक प्रभाव है, उसमें जो है वो बदल के रह जाता है। और आज पश्चिम के सामने ये एक, जब खास तौर पे डिजिटल जो रिवॉल्यूशन आई है पिछले कुछ सालों के बाद में, तो ये सवाल और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। और जब नव उदारवाद जिस तरीके से, जिसको कहते हैं कि वो मीडिया को मैनिपुलेट कर रहा है, मीडिया को तोड़ मरोड़ रहा है, तो ये सवाल और भी ज़्यादा है कि ये सेल्फ क्या है। तो फिर सेल्फ क्या जो विषयी है या सेल्फ है, वो क्या सिर्फ एक मिथक है, वो एक कहानी है, और वो कहानी कौन बनाता है, वो परिवेश बनाता है। यानी मनुष्य जो सेल्फ जो है, व्यक्ति का जो पांव जिसको कहना चाहिए, उसमें उखड़ने लगा है। और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके कमोडिटाइज होने से, उसकी बाजार द्वारा जो सृजित कामनाएं हैं, उन कामनाओं के भंवर में उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी स्वायत्तता है, ये डूब रही है। और उसको आज पश्चिम के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आत्म या विषयी की जो संकल्पना है उसको लेकर। अब मैं पश्चिम के थोड़ा सा एक चर्चा के बाद में एक भारतीय जो हमारी चेतना या आत्म के शास्त्रीय सिद्धांत रहे हैं, उनमें और मैं ये थोड़ा सा कह दूं कि मुझे जो मेरे एक कुछ साथियों ने इस बात की तरफ ध्यान मेरा आकर्षित किया है कि, और शैल्य जी पर जो कश्मीर शैव दर्शन का जो प्रभाव है, उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथी राकेश सोनी भी अमरकंटक में जो रहते हैं, वो भी उनमें से एक हैं, लेकिन मैं उसका विद्वान नहीं हूँ और मैं उसको आगे ज़रूर देखना चाहूँगा। लेकिन जो एक हम मोटे तौर पे कह सकते हैं, जैसा कि अंबिका दत्त जी ने भी कहा था और कल के एल शर्मा जी ने भी कहा था कि सांख्य और वेदांत को अगर हम लें तो इनकी एक कमजोरी ये मानी जाती है, जिसकी तरफ जैन मोहंती ने इशारा किया था, कि इनमें विषयोन्मुखता या विषयापेक्षा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटेंशनलिटी कह सकते हैं, उसकी अवधारणा मौजूद नहीं है। साक्षी चैतन्य की अवधारणा तो है, लेकिन विषयापेक्षा की सिद्धांत वो नहीं है। और इसके कारण होता फिर यह है कि जो हमारी चेतना है या आत्म पक्ष है, और शैल्य जी के दर्शन में ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर रूप से ये बात व्याख्यायित हुई है। और उधर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम में भी ये बात जो है कांट के बाद में हुसर्ल वगैरह के दर्शन में आई है, अस्तित्ववादी दर्शन में भी आई है, कि हमारी चेतना या आत्म पक्ष जो है वही दुनिया की तरफ लक्षित होकर हमारे अनुभव को गठित करता है। यानी वस्तुगत ज्ञान तक के लिए कोई ज्ञानी चाहिए, अंतर्विषयकता के लिए भी यही शर्त है
तो हम जो दुनिया का जो गठन करते हैं, दुनिया का गठन जो है वो हमारी चेतना विषयोन्मुखता के जरिए करती है। लेकिन भारत में विषयोन्मुखता की धारणा, और जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ व्यक्ति की धारणा तो है, लेकिन जिसको पर्सन की धारणा यानी भोक्तृत्व और कर्तृत्व के हमारे उदाहरण के बावजूद भी ये माना जाता है, जैन मोहंती का ये मानना है कि हमारे यहाँ पर्सन की धारणा और इंटेंशनलिटी की ये दो धारणाएं हमारे यहाँ कमज़ोर रही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में विषयोन्मुखता व अनुभव के जरिए विषयगत दुनिया के गठन की व्याख्या कमज़ोर है। वहीं पश्चिमी परंपरा में विषयोन्मुखता पर जोर तो है, लेकिन दुनिया के देशकाल में, और इसके कारण वो एक दुनिया के देशकाल में बद्ध अनुभव के गठन की व्याख्या तो बहुत अच्छे से कर पाता है। लेकिन अंततः जो है, जो चेतन अगर सविषयक ही है और विषय से स्वतंत्र नहीं है, और विषय से स्वतंत्रता उसकी सापेक्षिक स्वतंत्रता तो है वहाँ भी कांट के बाद, लेकिन कोई जैसे स्वप्रकाशित चेतन या अद्वैत जो है, चेतना की अद्वैता, इस तरह की कोई धारणा ना होने के बावजूद अंततः पश्चिम का जो दर्शन है वो बिखरे हुए आत्म जैसे सापेक्षतावाद, जिसका मैंने अभी उत्तर आधुनिक और उत्तर संरचनावादी दर्शन के रूप में उदाहरण दिया, उसमें उसके चले जाने का खतरा रहता है। और उसको वो जैसे कांट ने अनुभवातीत आत्म की अवधारणा के जरिए उसको हल करने की कोशिश की थी, और इस तरह के उदाहरण बाद में भी मिलते हैं। लेकिन अंततः जो स्व है, मनुष्य का स्व है या मनुष्य का आत्म है, ये सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक दायरों और प्रभावों में अवघटित होने की प्रवृत्ति उससे बन जाती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं शल्य जी के योगदान को रेखांकित करना चाहता हूँ कि शल्य जी ने इन उपलब्ध दर्शन धाराओं के बरक्स मनुष्य की आत्मसर्जना का अभिनव दर्शन विकसित किया है, जो भारतीय आधुनिकता की बहसों को एक नई दिशा दे सकता है, जो पश्चिम के प्रकृति से स्वायत्त, आणविक और अक्सर संज्ञानात्मक घेरे में रहने वाले आत्म के बरक्स भारतीय आधुनिकता के किसी संभावित आत्म के निरूपण के लिए रोशनी दिखा सकता है। और यहाँ मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि केसी भट्टाचार्य, यशदेव शल्य, टैगोर, एसी मुखर्जी, इन्होंने कैसे जो पारंपरिक भारतीय मान्यताएं रही हैं आत्म और स्व को लेकर, इनमें किस तरीके के इसमें संशोधन किए और इन्होंने क्या नवोन्मेष करके नए सिद्धांत दिए, इसका अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए। और ये शायद जो हैं हमारे पाठ्यक्रमों में मैं देखता हूँ कई जगह केसी भट्टाचार्य तो शामिल हैं, लेकिन यशदेव शल्य हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं हैं, वो भी होना चाहिए। और उसके आधार पर हमको इस बारे में बात करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि शल्य जी इंटेंशनलिटी का जो डायमेंशन जो है बहुत मजबूती के साथ में, और अब हम थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा, मेरा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बचा है, मैं शायद 15-20 मिनट ही और लूँगा, वो इंटेंशनलिटी की एक सक्रियता जो है, एक सक्रिय दर्शन जो पैदा करते हैं, और एक सृजनशीलता यानी मनुष्य की सृजनशीलता की, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भी वो शामिल करते हैं। उस सृजनशीलता के जरिए वो एक मनुष्य की जो अनवरत खोज है, और जिसके दो डायमेंशन हैं, वो कहते हैं कि चेतना बाह्योन्मुख है, एक तरफ वो बाहर की तरफ मुड़ी है, हर चीज़ को अपना विषय बनाती है, लेकिन चेतना अंदर की तरफ भी मुड़ी हुई है और स्वयं को भी अपना विषय बनाती है। और जब वो स्वयं को अपना विषय बनाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा विषय ही वास्तव में तब उसका विषय बन जाता है, और वो अपने आत्म का, और जब वो विषय बन जाता है तो वो देखता है कि उसका आत्म क्या है और उसका अनात्म क्या है। जो चीज सिद्ध हो जाती है वो अनात्म हो जाती है, और आत्म की ये जो खोज है अनवरत खोज है। लेकिन शल्य जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये है कि वो आत्म की खोज किसी समाधि लगाकर या दुनिया से बाहर जाकर वो आत्म की खोज इस संसार में कर रहे हैं, और इन संसार की गतिविधियों में कर रहे हैं, और इस संसार के सारे जो हैं
लेकिन उनके दोनों जो आयाम हैं, बाहरी आयाम हैं और जो आंतरिक आयाम हैं, और आंतरिक आयाम जो है वो एक प्रकार से वो अद्वैत की भूमि पे खड़ा है, और अद्वैत जो है उसका क्षितिज भी है, उसका लक्ष्य भी है। लेकिन जब वो आत्म की खोज करता है तो वो द्वैत की प्रक्रिया के जरिए आत्म की खोज करता है। यानी जब वो अपने विषयी को विषय बनाता है, तो अपने विषयी को जैसे ही वो विषय बनाता है तो वो कल के एल शर्मा जी कह रहे थे कि वो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक साथ हो जाता है। तो ये जो एक गतिशीलता है, एक डायनेमिज्म है, शल्य जी उसके मेटाफिजिक्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से सामने लेके आते हैं। तो शल्य जी के लिए आत्म अद्वैत वेदांत की तरह किसी शाश्वत व निरुपाधिक ब्रह्म का अंश ना होकर एक निरंतर चलने वाली खोज है। और इन दर्शन धाराओं की तरह आत्म निर्गुण भी नहीं है। शल्य जी ने एक जगह उसको प्रकृति संवलित आत्म कहा है, और शल्य जी का कोटेशन है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि आत्मा कोई स्थिर पूर्व सिद्ध पूर्व निष्पन्न वस्तु नहीं होकर गोचर आत्म की अगोचर विषयिता मात्र सिद्ध होती है, जो अपने गोचर पक्ष में अगोचर पक्ष अतल अनवगाह्य अर्थ संपदा की धारक बनती है। तो शल्य जी के दर्शन को मैंने लिखा भी था ये कि चिद्वैतवाद शल्य जी ने स्वयं भी कहा है, लेकिन ये शंकर के चिद्वैतवाद से निहायत अलग है। और शंकर के अद्वैतवाद को इसलिए शल्य जी ब्रह्मद्वैतवाद कहते हैं, क्योंकि और मुकुंद लाट ने एक लिखा है कि शल्य वेदांती हैं, पर कौन वेदांती चित्त की आत्म गवेषणा की बात करेगा, चित्त को अपनी खोज हो, ये बात ही वेदांती को बिल्कुल सर्वथा अकल्पनीय लगेगी। इस बात का तो वेदांती क्या किसी भी चिद्वादी के लिए कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। चित्त तो स्वयं प्राप्त स्वयं संपूर्ण परम तत्व है, उससे तलाश क्या हो सकती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जगत शल्य जी के लिए माया या मिथ्या नहीं है, उसका व्यावहारिक स्तर भी सत्य है। लेकिन इस बिंदु से पहले शल्य जी के पहले के जो नव वेदांती हैं, जैसे विवेकानंद, श्री अरविंद टैगोर, ये सब पहुंच चुके थे। क्योंकि अगर वो जगत को जो है वो सत्य मानते हैं और व्यावहारिक जगत में हस्तक्षेप का एक दर्शन भी वो देते हैं। शल्य जी उनसे आगे जाते हुए अद्वैत और द्वैत के बीच में, जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो दर्शन है आप एक तरीके से वो अद्वैत की भूमि पे खड़ा है, अद्वैत उसका क्षितिज है, लेकिन वो लगातार आत्म भिन्नता और आत्म विच्छिन्नता, इसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से वो गुजरता है, और उस प्रोसेस से गुजर के ही वो सृजन का वाहक बनता है। तो शल्य जी ये कहते हैं कि आत्म पशु का आयाम नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य में उभर सकता है। पशु विषय को विषयी भाव से नहीं देख सकता, वे विषय में डूबा होता है। विषय को विषयी भाव से देखने के लिए भी विषय से अलग होना पड़ता है। यहाँ जो हैं दर्शन के जो हमारे कुछ साथी जुड़े हुए हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेतना की जो है, चेतना जो है विषय से या ऑब्जेक्ट से संलग्न भी होती है, और लेकिन उससे वो संलग्न ही रह जाए तो वो चेतना जो है अपना व्यापार नहीं कर पाएगी, भाषा नहीं बन पाएगी, विमर्श नहीं बन पाएगा। तो वो विषय से संलग्न भी होती है चेतना, और उससे असंलग्न भी होती है, उससे अपने आप को वापस भी खींचती है, और ये दोनों एक साथ होता है। लेकिन संभवतः अद्वैत वेदांत में, जो कि हमारा भारत का जो है मतलब मैं इसको लेकर तो विवाद है कि वो, और मैं भी मतलब इस बात से सहमत हूँ कि वो उसको भारत का प्रमुख दर्शन अकादमिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अद्वैत वेदांत का जो है खासतौर पे शंकर के अद्वैत वेदांत का हमारे समाज और संस्कृति पे बहुत ज़्यादा असर है। और मैं इसके लिए एक छोटी सी घटना भी जो है, जब मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता था तो एक पेपर था स्वयं की खोज, जो डीएलएड के जो पढ़ते थे विद्यार्थी, जो शिक्षक डीएलएड पढ़ने के बाद बनना चाहते थे, तो स्वयं की खोज पर जो बात होती थी, तो स्वयं की खोज के लिए जो एक पश्चिमी एक जो संदर्भ बनता है स्वयं की खोज का, कि जो मनुष्य का जो एम्पेरिकल सेल्फ जिसको कहा जाता है, अनुभविक आत्म कहा जाता है,
जो उसके इतिहास से बनता है ना, उसके अनुभवों से बनता है, जो कि हम कह सकते हैं कि साहित्य का जो आत्म है, साहित्य में जिसको हम आत्म संघर्ष कहते हैं, वो तमाम किस्म के अनुभवों से बनता है, जो एक मनुष्य की ऐतिहासिकता से बनता है, उसके एक आख्यान से बनता है लेकिन जो है मैं देखता था कि शिक्षकों से मैं कौन हूँ इस पर थोड़ी देर अगर आप गहराई से बात बहुत ही रिलैक्स वातावरण में अगर करने लगे तो वो अंततः आत्मा में निकल जाते थे और कहते थे कि आत्मा, क्योंकि बहुत सारे प्रवचन जो हैं हमारे भारत में चलते रहते हैं आज भी, और आत्मा तो वो परमात्मा का ही हिस्सा है और ब्रह्म, तो उससे मुझे एक बात ये लगी कि अद्वैत वेदांत जो है हमारी संस्कृति और हमारे समाज में उसका जो असर है वो शायद सबसे ज़्यादा है। मैं ये कह रहा था कि ये जो विड्रॉल होना जो है, विड्रॉल होने को अद्वैत वेदांत जो है वो एक बड़ा मूल्य मानता है, संलग्नता को वो इतना बड़ा मूल्य नहीं मानता, वो उसकी मेटाफिजिक्स में नहीं आता है। लेकिन शल्य जी जो हैं वो एक उसको एक मतलब एक वेदांत, अगर उनको हम ये भी कहें कि वो अद्वैत दर्शन है उनका, तो वो एक उसको बिल्कुल नए तरीके से वो सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि विषय को विषयी भाव से देखने के लिए भी विषय से अलग होना पड़ता है। इसी तरह विषयासक्त व्यक्ति या राग द्वेष में डूबा व्यक्ति भी विषय को विषयी भाव से नहीं देख पाता। इंद्रियों में यह सामर्थ्य नहीं होता कि वे विषय सात चेतना से अलग हो सके। तो यहाँ पर शल्य जी आत्म विचार की जरूरत कहते हैं और विचार को वो आत्म चेतना की इंद्रिय भी कहते हैं। और इसलिए जो मैंने कहा था कि आत्म समीक्षा का दर्शन, यानी वो आत्म सृजन का दर्शन तो है ही, लेकिन वो आत्म परीक्षा का दर्शन भी है। कल के.एल. शर्मा जी ये बात भी कह रहे थे कि हम अक्सर ये दोहराते हैं की बात की मनुष्य को जो है वो स्व परीक्षा अपनी करनी चाहिए, लेकिन वो स्व परीक्षा कैसे करता है? तो शल्य जी की मेटाफिजिक्स में वो उसकी आत्म समीक्षा, तो शल्य का मनुष्य अपना आत्म खुद गढ़ता है। आत्म का उदय ही तब होता है जब आत्मबोध होता है और मनुष्य की चेतना आत्म चेतना बनती है और वो अपने को अपना विषय बना सकती है, अपनी तरफ मुड़कर देख सकती है। और मनुष्य में आत्म चेतना के साथ ही प्रत्यय चेतना जागती है। वे विषय को सिर्फ इंद्रियों के जरिए नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से अवधारणाओं के जरिए देखता है। आत्म को शल्य जी चैतन्य या अद्वैत वेदांत के आत्मन से भिन्न रूप से देखते हैं। यहाँ पे वो इसे वे अस्मिता बोध या अहम प्रत्यय में लक्षित अतिक्रामी स्थिति के रूप में भी देखते हैं। और ये जो अतिक्रामिता है, ये अतिक्रामिता जो है ये अनवरत चलने वाली स्थिति है, यानी अपनी स्थितियों से अतिक्रमण करना। चेतना के चेतना अपने को देखती हुई ही आत्मोन्मुख होती है और जब वो अपने को देखती है तो उसमें एक विचित्र द्वैत आता है। आत्मचेतन का स्तर ही मनुष्य को अहंकार से विभूषित करता है और यही उससे आरोहित कर सकता है। मूल्य तत्व मीमांसा में शल्य जी कहते हैं कि इच्छाएं, उद्वेग, वासना ही आत्मा को आवृत रखती हैं और इन्हीं को आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति का माध्यम होना होता है, जो वे धर्म, नैतिकता और कला में बनती हैं। इस तरह शल्य जी के यहाँ गतिमय चित्त या आत्म स्वयं के भीतर ही स्वयं से अलग होते हुए अपनी सार्थकता को पाने के लिए अपना ही अनवरत संधान करता है। चित्त के इस विचित्र अद्वैतमयी द्वैत से ही सृष्टि है। इसी आत्मगत द्वैत के चलते मनुष्य ही न सिर्फ अपने से बाहर की सांसारिक चीज़ों व संघटनाओं का बल्कि खुद के आत्म को भी अपना विषय बना पाता है, खुद विषयी बनते हुए। जो मैं कह चुका हूँ कि आत्मचेतना बहिर्मुखी और आत्मोन्मुखी एक साथ है। मनुष्य अपने विषय भाव को भी विषय बनाने की क्षमता रखता है। जब उसका आत्म उसके लिए एक विषय बन जाता है तो वह सिर्फ उसे देखता नहीं है, उसे जानना चाहता है। तब अपने प्रति ही एक तटस्थता भाव उसमें उभरता है जिसके बिना ज्ञान संभव नहीं है। ये तटस्थता भाव ही मनुष्य को प्रमाण विचार की तरफ ले जाता है जिसके बिना विज्ञान संभव नहीं है। और मनुष्य अपने से अलग होकर खुद को विषय बनाते हुए अर्थसंधान की ये जो प्रक्रिया शुरू करता है ये खत्म नहीं होती। आत्मचेतना की अंतर्मुखता एक अनंत व्यापार होती है, मनुष्य की अनथक सृजनशीलता की भावभूमि बनती है। इस तरह मनुष्य का जो अस्तित्विक सत्य का अधूरापन है, मनुष्य की आत्मचेतना की सृजनशीलता का वह तात्विक आधार बनता है।
यह चेतना ही मनुष्य के आत्म में ऐसे द्वैत को जन्म देती है जिसे अद्वैत के भाव या आदर्श से पाटने की कोशिश व सृजन के रास्ते से करता है। इसी से संस्कृति व समाज का विकास होता है जो पशु का आयाम नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यशदेव शल्य ने भारतीय दर्शन के मौलिक पुनराविष्कार के जरिए पश्चिमी दर्शन की भी कुछ समस्याओं का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनका आत्मसमीक्षा व आत्मसृजन का दर्शन भारतीय दर्शन ही नहीं बल्कि भारतीय आधुनिकता के दार्शनिक आधार की भी एक नई संभावनाएं खोलता है, जिसकी मैंने अभी यहाँ पर चर्चा की थी अद्वैत वेदांत के उदाहरण के द्वारा कि हमारी संस्कृति और समाज में देखिए दिक्कत क्या होती है कि जब पश्चिमी आधुनिकता के जो दार्शनिक विचार हैं उन दार्शनिक विचारों जो हमारी संस्कृति में बैठे हुए नहीं हैं उन पर काम करते हुए हम जो शल्य जी ने शुरू में कहा था कि दर्शन किस तरीके से हमारी जब संस्कृति से कट जाता है तो वो हमारी संस्कृति को नई दिशा भी नहीं दे सकता, लेकिन वही दर्शन हमारी संस्कृति को नई दिशा दे सकता है जो हमारी संस्कृति में जो हमारे अवधारणाएं और प्रत्यय जो हमारे जो उपलब्ध हैं उनकी वो समीक्षा करे और उन समीक्षा के जरिए वो एक नई राह खोले। तो मुझे ऐसा लगता है और यहाँ पर मैं अपनी बात को जो है समाप्त करूँगा कि शल्य जी एक भारतीय आधुनिकता को एक मनुष्य के आत्म को, मनुष्य के व्यक्तित्व को और समाज के दर्शन को एक नए ढंग से पुनर्गठित करते हुए भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है उसके पुनराविष्कार के जरिए, उसके नवोन्मेष के जरिए एक भारतीय आधुनिकता की जो है जिस तरीके से गांधी ने एक भारतीय आधुनिकता की एक अलग तरीके से राह खोली थी, एक बौद्धिक स्तर पर शल्य जी हमें एक भारतीय आधुनिकता की एक नई राह खोलते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा अर्पण जी को, मधुमती के संपादक ब्रजरतन जोशी जी को कि इन्होंने यशदेव शल्य पर केंद्रित इतने अच्छे विमर्शों का आयोजन किया है और ये और भी ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही आयोजन हमारे दर्शन विभाग करें तो बहुत ही अच्छा है, उनको आगे बहुत ज़्यादा इस बारे में कार्य करना चाहिए। लेकिन दर्शन विभागों के भी बाहर जो है ये जनता के मंच हैं या दर्शन के इतर जो मंच हैं इन पर शल्य जी की चर्चा जो है वो शुरू हुई है और आने वाले समय में हमें मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हमारा भी जो शल्य जी के दर्शन की जो ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़ेगा और हम उनकी ज़्यादा विशद समीक्षा कर पाएंगे, उनकी आलोचना कर पाएंगे और नए जो दार्शनिक और जो नए चिंतक हैं, युवा चिंतक जो हैं, वो उनके दर्शन को समझने की, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और उनके दर्शन को लेकर एक जो है वो आगे इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कह के मैं शुक्रिया कहता हूँ। मैं अब देखने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लो कोई, हालांकि मैंने जैसे खुद को कहा कि मेरी खुद की सीमाएं हैं शल्य जी के दर्शन को लेकर और मैं कमल नयन जी और अंबिका दत्त जी, के.एल. शर्मा जी इन जैसा मैं इसका विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं जी ठीक है, मुझे लगता है कि धन्यवाद, कोई सवाल नहीं है और जिसका उत्तर भी मेरे लिए मुश्किल होता। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वैचारिक उन्मेष के उसमें हम लोग सब आपस में जुड़े हैं और जो हैं आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में शामिल होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।